हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये है भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसी को हम जानते हैं भारत नदी तंत्र के नाम से। शुरुआत करते हैं। इनसे पहले हमने भूगोल के जो पार्ट्स चैनल पर करवाए हैं, अपलोड किए हैं, उनको देख लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। इस सीरीज में भूगोल की ये हमारी छठी क्लास होगी। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम कि नदी क्या होती है, और उसके बाद हम समझेंगे कि अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस को समझेंगे, फिर आ जाएंगे भारत के अपवाह तंत्र पर। आप सभी ने जो है बहता हुआ जल ज़रूर देखा होगा, और ये बहता हुआ जल अगर प्राकृतिक रूप से है तो इसी को हम बोलते हैं नदी। तो हम कहेंगे बहते हुए जल की जो प्राकृतिक रूप से बनी धारा होती है वही नदी कहलाती है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये बन जाएगी, बहते हुए जल की जो प्राकृतिक धारा होगी उसी को हम रिवर बोलेंगे, नदी बोलेंगे। अगर पानी या जल की धारा बहती हुई आ रही है, इसका मतलब वो किसी ऊंचे स्थान से आ रही है। मतलब जो जल होता है वो हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ ही चलता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक नदी है जो कि ऊंचे स्थान से हो करके आ रही है। ऊंचे स्थान से इसका उद्गम है। ऊंचे स्थान क्या होंगे? तो पर्वत होंगे या माउंटेन्स होंगे। ठीक है, तो ग्लेशियर्स जैसे हम बात करते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, उनसे बर्फ पिघलती है और ये पानी आगे बढ़ता जाता है। तो यही प्राकृतिक धारा आगे बढ़ती जाती है और ये निचले स्थानों की तरफ चलती है। इसी को और दूसरे ग्लेशियर से, दूसरे पर्वतों से कुछ और जलधाराएं आकर के इस वाली ही धारा में मिल जाती है, और दूसरी धारा आकर के फिर से एक और धारा आकर के इसी मुख्य धारा में मिल गई। ऐसे ही बहुत सारी धाराएं आकर जब एक मुख्य धारा में मिल जाती हैं तो ये कहलाती हैं सारी सहायक नदियां। तो हम कहेंगे कि सहायक एक मुख्य नदी, जो कि ये मुख्य नदी होगी, और कोई और दूसरी जलधारा अगर इसमें आकर के मिल रही है तो वो कहलाती है सहायक नदी, यानी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो एक नदी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित हुए जाल को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन इस हिसाब से क्या हो जाएगी? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों और धाराओं के द्वारा निर्मित जल प्रवाह की जो व्यवस्था बन जाती है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमने इसको अपवाह तंत्र टॉपिक क्यों कहा, क्योंकि हम उसमें नदी के बारे में भी पढ़ते हैं और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ वाटर फ्लो क्रिएटेड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब बात करते हैं रिवर्स के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं नदियों के। तो हम नदियों का जल जो है, आप जानते हैं बहता हुआ पानी जो है स्वच्छ जल होता है, और इसको हम जो है पानी, पीने योग्य पानी होता है, इसको हम जो है पेयजल के रूप में यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल का स्रोत होती है नदियों का जो जल होता है। इसी में आपको पता है जब कोई नदी चलती है तो वो पहाड़ों से, पर्वतों से होकर के गुजरती है, तो उसमें जो है अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी, ये सब लेकर के चलती है। इन्हीं का इस्तेमाल हम जो है बिल्डिंग मटेरियल्स में भी करते हैं। बहुत ये पदार्थ इसमें मिलते हैं हमें, जो अब आप देखेंगे भाई नदियों के अंदर हमने देखा है कि उसमें आपको मगरमच्छ भी मिल सकते हैं, उसमें मछलियाँ भी मिल सकती हैं। तो मछलियाँ एक भोज्य पदार्थ है, ठीक है, खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी नदी के जल को हम जो है सिंचाई के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। नदी बह रही है, नदी के जल को काट कर या डाइवर्ट करके हम जो है उनसे कैनाल जोड़ते हैं, यानी नहर जोड़ते हैं। तो नहर क्या है? ये कृत्रिम जलधारा है। ठीक है, नदी और नहर में डिफरेंस क्या है भाई? नहर के अंदर भी पानी क्या है? नहर के अंदर भी पानी कैसा जा रहा है? वो भी बहता हुआ पानी है, लेकिन उसको हमने डाइवर्ट किया है उस पानी को, यानी वो कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, मैन मेड है। नदियां मैन मेड नहीं होती हैं, वो प्रकृति ने पहले ही बना करके दी हैं हमें। तो इसी पानी को हम अपने खेतों की सिंचाई के लिए, फसलों के लिए यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन होता है क्या? नदियों का जल। और इसका जो एडवांस लेवल का आज हम एप्लीकेशन देखते हैं नदियों के जल का, वो जल विद्युत उत्पादन में। इस नदी के जल का उपयोग हम बिजली बनाने में करते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन जो है कोयले से किया जाता है। कोयले के बाद सेकंड नंबर पे आता है जल से हम बिजली का उत्पादन सेकंड नंबर पे सर्वाधिक करते हैं हमारे देश में, यानी हाइड्रो पावर प्लांट्स को लगाते हैं। इस बहते हुए नदी के जल को हम जो है उस जनरेटर की टरबाइन पर गिराते हैं, जिससे वो टरबाइन घूमने लगती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स, बहुत सारे डैम का निर्माण किया गया है। तो ये हैं नदियों के यूज़।
अब हम बात करेंगे भारत की नदियों की, रिवर्स ऑफ इंडिया की। हमारे देश में किस तरह की नदियां हैं? एक होती हैं हमारे देश में हिमालयी नदियां, यानी हिमालयन रिवर्स। हिमालय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हिमालय पर्वत है, और हिमालय के जो पर्वत हैं वो बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है, माउंटेन चेन है एक तरीके से, बहुत सारे चोटियां हैं। और आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा है कि इसमें जो है ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ग्लेशियर मतलब जो पहाड़ों के ऊपर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, और वो बर्फ पिघलती रहती है। और अभी मैंने बताया जब बर्फ पिघलेगी तो वो पानी के रूप में नीचे की तरफ बहना शुरू करेगी। यही जो धाराएं हैं यही क्या कहलाती हैं, यही नदियां बन जाती हैं, और वो पानी बहते बहते आकर के निचले क्षेत्रों में आ जाता है, ठीक है, और वो जाकर के बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनमें गिर जाता है, ठीक। तो हिमालयी नदियां कौन कौन सी होती हैं? गंगा हिमालयी नदियां है, हिमालयी नदी है, सिंधु भी हिमालयी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालयी नदी, यानी ये नदियां, इनका जो उद्गम स्थल है हिमालय के पर्वतों से होता है। हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पर्वत हैं, उन्हीं से इनका ओरिजिन है। तो ये होती हैं हिमालयन रिवर्स। याद रखेंगे, गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र आर हिमालयन रिवर्स। दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स। इनके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। अगर हम हिमालयी नदियों की बात करते हैं तो इनमें जो पानी, एक तो ग्लेशियर का पानी रहता है, ग्लेशियर तो पूरे साल भर पिघलते रहते हैं। दूसरा, जब वर्षा होती है तो वर्षा वाला पानी भी इनमें ऐड होता है। तो इनके सोर्स ऑफ वाटर अगर हम कहें हिमालयी नदियों यानी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में अगर हम देखें, पानी का जो स्रोत है, एक तो ग्लेशियर का पानी जहाँ से निकलती हैं, दूसरा वर्षा जो होती रहती है वो पानी भी इसमें ऐड होता रहता है। तो ये नदियों में साल भर पानी भरा रहता है। ये होती हैं सदानीरा, पेरिनियल रिवर्स, ठीक है। वर्ष भर पानी इसमें चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, सूखती नहीं है ये नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात करें तो ये मौसमी नदियां होती हैं। इनका सोर्स ऑफ वाटर अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय नदियों में जो जल होता है वो केवल और केवल वर्षा का जल होता है, ठीक है। सीजनल रिवर्स होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां या पेनिनसुलर रिवर्स। तो भारत का जितना हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो वाला एरिया हमारा पेनिनसुला है, ठीक है। हम कहेंगे कोई भी ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है वही कहलाता है पेनिनसुला। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है। तो हमारा देश क्या है? प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, ठीक है। इसके अलावा हम आपसे जो प्रश्न और पूछे जाते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी होती हैं, और अरब सागर या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी होती हैं, ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। तो पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं, पूर्व में क्या है भारत के, ये है भारत का पूर्व, और ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर अरब सागर। इधर की तरफ जो नदियाँ बह करके ऐसे ऐसे जाएंगी, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। यही सीजनल रिवर हैं, यही मौसमी नदियाँ हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है, गोदावरी है, ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अलावा और भी नदियाँ हैं। दूसरी हैं अरब सागर में, इधर अरब सागर है, यहाँ अरब सागर में जो नदियाँ अपना जल गिराती हैं, इसमें माही नदी है, लूनी नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है। ये नदियाँ क्या हैं? इन्हीं को हम कहेंगे क्या? वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब भाई हम बात करेंगे गंगा की। तो गंगा अपने आप में एक सिंगल रिवर तो है नहीं, गंगा को बहुत सारी नदियाँ ज्वाइन करती हैं, जिनको हम की ट्रिब्यूटरी कहते हैं, यानी गंगा नदी तंत्र को हम अब डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप एक लुक देख लीजिए मैप पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। तो ये आपको जो येलो कलर का मैप, ये इंडिया का मैप है, और इसमें आपको जो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं ये रिवर्स को शो कर रही हैं, ठीक है। आपने देखा ये रिवर, यहाँ से ये गंगा रिवर है, ठीक। किस तरह से ये गंगा रिवर यहाँ उत्तराखंड से इसका ओरिजिन हुआ। तो हमने कहा है जो नदियाँ होती हैं वो ऊंचे स्थानों से नीचे स्थान की तरफ आती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला जो एरिया है, यहाँ सब में हिमालय पर्वत है, यानी ऊंचे स्थान है। तो नदियाँ यहाँ से ही निकलेंगी, यहाँ से निकल करके वो निचले क्षेत्रों में आएंगी। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, पश्चिम बंगाल, ये मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं। तो नदियाँ इधर की तरफ आते आते और निचले स्थान इनको मिलते हैं। बांग्लादेश में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है गंगा। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी किधर बह रही है आप देख सकते हैं, ये अरेबियन सी में, अरब सागर में अपना जल गिरा रही। ताप्ती नदी भी अरब सागर में अपना जल गिरा रही है। सिंधु नदी भी अपना जल कहाँ गिरा रही है? ये अरब सागर में। अभी डिस्कस कर रहे होंगे आगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको मैप पर दिखा दे रहा हूँ। महानदी है, देखो यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इन नदियों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अनअकैडमी पर आपके लिए जीएस के पेपर 1 की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये फ्री टेस्ट सीरीज है, इसको आप देकर के रैंक 1 इसमें लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है 1 साल पर अनअकैडमी के लिए पढ़ने के लिए, पीसीएस की परीक्षा की तैयारी। इसके अलावा लेखपाल का फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। और कांस्टेबल बैच यूपी SSC वीडियो एग्जाम की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ बैच शुरू हो गया है ऑलरेडी अनअकैडमी पर।
और लोअर पीसीएस का जो कंप्लीट बैच है ये भी 11 फरवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें आपको अलग अलग विषय की तैयारी के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा विषयों को कंप्लीट कराया जा रहा है। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आप जो है यूपीपीएससी में जो है अपर पीसीएस, लोअर आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल इन विषयों की तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ करके। डायरेक्टली आप प्लस में आ सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जिसमें आप मेरा रेफरल कोड है IALI10 ये रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आप 24 मंथ का, 12 मंथ का, 6 मंथ का, 3 मंथ का कोई भी एक सब्सक्रिप्शन चुन लेंगे इसमें। तो इसमें जितने भी कोर्स हमने डिस्कस किए सारे कोर्स एक बार में ही अनलॉक हो जाते हैं, चाहे आप 1 मंथ का चुनें, चाहे 3 मंथ का, चाहे 6 मंथ का। तो कोई भी आप चूज़ करते हैं, इस पर मेरा रेफरल कोड IALI10 ये यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। पहले हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की या गंगा रिवर सिस्टम की। सबसे पहला ही प्रश्न किसी नदी को लेकर उसके ओरिजिन से होता है, ठीक है, कि वो नदी कहाँ से निकलती है। याद रखेंगे, हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो पहले हम गंगा नदी की बात करेंगे, फिर उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक। तो इसमें आइए, जिसका उद्गम स्थल है वो है गोमुख ग्लेशियर। मैंने कहा था जो नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ, वहाँ ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक। ग्लेशियर क्या है, बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ पिघलती रहती है ऑलरेडी, ठीक है, दिन भर बर्फ़ पिघलती रहती है, पानी नीचे आता रहता है और यही आगे नदियों के फॉर्म में हमारे आसपास पहुँचता है। तो गोमुख ग्लेशियर है, उत्तराखंड में है गोमुख ग्लेशियर, यहीं से निकलती है गंगा नदी। तो अब अगला प्रश्न इससे जो बनता है कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर के बहती है। सबसे पहले भाई उत्तराखंड में है ये ग्लेशियर, तो उत्तराखंड से निकलेगी। उत्तराखंड के बाद ये नदी जो है कहाँ पर आती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हम बात कर रहे हैं कि गंगा नदी तंत्र की, इसमें गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर के बहती है। उत्तराखंड से इसका ओरिजिन है, गोमुख ग्लेशियर से, और ये फिर उत्तर प्रदेश में आती है। पूरे उत्तर प्रदेश में फ्लो होने के बाद ये बिहार में पहुंचती है, बिहार के बाद कुछ क्षेत्र में ये झारखंड में फ्लो होती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो हमने देखा जो गंगा नदी है वो 2 देशों में है, एक तो भारत में है, दूसरा बांग्लादेश में है। तो भारत में अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी की, तो ये नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी, ये लेंथ ऑफ गंगा कितनी है, ये 2525 किलोमीटर है। अब इसके ओरिजिन की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो उत्तराखंड की ये पूरा जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये उत्तराखंड राज्य का है। उत्तराखंड में आप जानते हैं हिमालय है, और हिमालय में क्या है, ग्लेशियर है। तो यहीं पर उत्तराखंड में है एक सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो है अलकनंदा। ये ग्रीन कलर की जो नदी आपको यहाँ से गुजरती नज़र आ रही है, इसी को हम बोलते हैं अलकनंदा रिवर, जो उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा हम बात करेंगे एक और ग्लेशियर जिसको हम बोल रहे हैं गोमुख ग्लेशियर, ठीक है। इस गोमुख ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी, ठीक। तो ये भागीरथी नदी और ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकली हुई अलकनंदा नदी एक जगह पर जहाँ ज्वाइन करती हैं, जहाँ पर इनका संगम है, इस जगह को हम बोलते हैं देवप्रयाग। उत्तराखंड में ही है ये देवप्रयाग। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम के बाद, इनको मिल जाने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है, यही कहलाती है गंगा। तो आपसे पूछता है कि गंगा का दूसरा नाम भी पूछ लेता है, तो भागीरथी नदी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा जो गंगा नदी है वो किस चीज़ की, हम बात करेंगे किसकी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम जो है ये कहलाता है गंगा। ये कहाँ पर है, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर आपने सुना हो कभी कि कुल मिलाकर कितने प्रयाग होते हैं, 5 प्रयाग या पंच प्रयाग जिनको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें एक प्रयाग तो देवप्रयाग ही है, बाकी अलकनंदा नदी में 4 नदियां और ज्वाइन करती हैं। एक है धौलीगंगा नदी। धौलीगंगा नदी अलकनंदा में अपना जल गिरा देती है और इस जगह को हम बोलते हैं जहाँ ये इन दोनों का संगम होता है, ये विष्णु प्रयाग है। एक है नंदाकिनी, ये सब उत्तराखंड की बात है, ठीक है। नंदाकिनी नदी जाकर के अपना जल अलकनंदा में मिलाती है, इसको हम बोलते हैं नंद प्रयाग। पिंडारी नदी अलकनंदा नदी में अपना जल गिराती है, जहाँ पर उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। एक है मंदाकिनी नदी, ये भी अलकनंदा नदी में अपना जल गिराती है। ये जगह ये क्या कहलाएगी, ये कौन सा प्रयाग है, रुद्र प्रयाग। तो आप देख रहे हैं ये जो रिवर हैं ये एक तरीके से इनकी ट्रिब्यूटरी भी हैं, किसकी, अलकनंदा नदी की। ये सहायक नदियाँ भी हैं और ये प्रयाग भी फॉर्म कर रही हैं। तो एक विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो ये हो गए 5 प्रयाग। इन 5 प्रयागों पर आपसे प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको याद रखेंगे। अलकनंदा नदी,
जो है सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। इसकी संयुक्त जलधारा इन दोनों की देवप्रयाग से गंगा शुरू हो जाती है। ठीक है, संयुक्त जलधारा को इन दोनों की, अलकनंदा भागीरथी की, गंगा कहते हैं। आपसे पंच प्रयाग में से किसी एक प्रयाग पर भी प्रश्न पूछ लेता है, तो आपसे पूछेगा कि विष्णु प्रयाग जो बनता है किन दो नदियों के संगम से बनता है। याद रखिए, इन जितने भी प्रयाग हैं उनमें एक नदी तो अलकनंदा रहेगी फिक्स। ठीक है, अलकनंदा नदी में ही आकर के मिल रही, तो धौली गंगा अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है, इसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है, मैंने जमा यानी जोड़ यानी एडिशन का साइन यहाँ दिया है, तो मतलब ये दोनों मिल रही हैं नदियाँ। ठीक है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल रही है, जगह कहलाएगी नंद प्रयाग। पिंडारी नदी अलकनंदा में मिल रही है तो कहलाएगा कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी अलकनंदा में मिल रही तो रुद्र प्रयाग। भागीरथी अलकनंदा में मिलती है तो देव प्रयाग। और उत्तराखंड को हम जानते हैं देवों की भूमि के नाम से। और पंच प्रयाग कहाँ पर है? पांच प्रयाग ये देव उत्तराखंड में है। आपसे प्रश्न ऐसे भी फ्रेम कर सकता है कि इनमें से कौन सा प्रयाग नहीं है, तो आपको ये पता होंगे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ये पांच नाम अगर याद होंगे, इनके अलावा कुछ अलग से नाम आपको देगा भटकाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, तो आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पांच प्रयागों में से इनमें से कौन सा प्रयाग नहीं है। गंगा की सहायक नदियों की हम बात करेंगे, इससे पहले हम मैप पर चलते हैं। यहाँ पर आइए, ये है गोमुख ग्लेशियर, ये है भागीरथी नदी, ये है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी यहाँ पर ये भागीरथी नदी से मिल जाती है देवप्रयाग में। ठीक, अब ये कंबाइंड जलधारा आगे बढ़ती है जिसको हम जानते हैं गंगा के नाम से। अगर हम बात करें उत्तराखंड में ही गढ़वाल जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। उत्तराखंड में ये गंगा नदी आगे बढ़ती है, और हम देख रहे थे कि उत्तराखंड से ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी बनाई है हमने। ठीक है, ये जो नदी है ये गंगा है। ठीक, ये आगे तक जो जा रही है आपको, ये मेन रिवर है गंगा, जैसे हमने आपको भी पीछे बताया था। ठीक, तो ये गंगा नदी आगे बढ़ती है और ये उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश में एक दूसरी नदी है जो उत्तराखंड से आती है, ये नदी रामगंगा नदी इसको बोलते हैं, और ये आकर के इस गंगा को उत्तर प्रदेश में कन्नौज में ज्वाइन कर लेती है। यानी एक जलधारा दूसरी जो गढ़वाल ज़िले से आती है रामगंगा नदी की, ये आकर के उत्तर प्रदेश में किसको ज्वाइन करती है? ये कन्नौज में गंगा में मिला देती है अपने जल को। इधर वापस आओ, यहाँ पर बंदरपुछ ग्लेशियर है, कहाँ पर? उत्तराखंड में ही। ठीक है, या इसको यमुनोत्री ग्लेशियर भी हम कह सकते हैं। यहीं से एक नदी निकलती है यमुना नदी। ये यमुना नदी इसके समांतर चलती हुई, गंगा नदी के समांतर बहती है, ये बहती हुई आगे बढ़ती है, और ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर ये किसको ज्वाइन कर लेती है? गंगा नदी में ये मिल जाती है यमुना नदी। इनमें आप देख रहे होगे, तो ये क्या है? यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, वे नदियाँ जो अपना जल किसी एक मुख्य नदी में मिला देती हैं, विलीन कर देती हैं अपने जल को, वो कहलाती हैं सहायक नदियाँ। ठीक, तो ये मुख्य नदी है, बाकी इसकी जो साइड है देख रहे हैं आप, ठीक है, ये होती हैं इनकी सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं, एमपी की ओर एक पहाड़ी है। एमपी में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कारकी वड़ी पहाड़ी। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, शिप्रा नदी। ठीक है, शिप्रा नदी, ये नदी जो है आगे चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? एमपी में ही है जनापाओ की पहाड़ी। ठीक है, जनापाओ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है चंबल नदी। ये चंबल नदी अपना जल किस में ऐड करती है? ये यमुना में। तो आपसे गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछता है, यमुना की में पूछता है, तो याद रखिएगा चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और शिप्रा नदी किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी। विंध्याचल पहाड़ी से ही एक नदी निकलती है बेतवा नदी, जो किसमें? यमुना में अपना जल गिराती है। तो जो बेतवा नदी है ये यमुना की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ऐसे ही एमपी में अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं सोन नदी। पटना में जाकर ये ज्वाइन कर लेती है किसको? गंगा नदी को। ऊपर आएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से हम अगर बात करें, यहीं पीलीभीत में है एक फुलहर लेक, फुलहर झील। यहाँ से एक नदी निकलती है पीलीभीत से, जिसको हम कहते हैं गोमती नदी। ये गोमती नदी आगे बढ़ती है और ये गाजीपुर में जाकर अपना जल ऐड करती है गंगा में। आपसे ही पूछा हुआ है कि लखनऊ शहर जो है कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? ठीक है, तो याद रहेगा आपको, ये गोमती नदी के गोमती नदी पर बसा है लखनऊ शहर। इसके बाद आता है शारदा नदी, नेपाल से निकलती है। ठीक है, जहाँ इसको काली नदी भी कहा जाता है। और कौन से ग्लेशियर से? भारचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी नदी है सरयू नदी, या इसी को हम बोलते हैं करनाली नदी, जो निकलती है मिलाप ग्लेशियर से। ठीक है, और ये नदियाँ बाराबंकी में आएंगी, लखनऊ के आसपास। ठीक है, बाराबंकी में आकर के ये नदियाँ
आपस में मिल जाती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं, और यहाँ से जो कंबाइंड जलधारा इनकी चलती है इसको घाघरा नदी कहते हैं। ये बिहार के छपरा में जाकर अपना जल ऐड कर देती हैं गंगा में। जितनी भी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा पानी अगर देखें तो घाघरा नदी में होता है, लेकिन सबसे लंबाई में अगर सबसे ज़्यादा देखें लंबी तो ये यमुना नदी है। अभी इनको मैं फैक्ट पर भी लेकर चलूँगा, पहले मैप पर आप समझ लीजिए इसको। अगली हम बात करेंगे, नेपाल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक। ये सोनपुर के पास बिहार में अपना जल मिला देती है, किसमें? गंगा नदी में। नेपाल में गोसाई धाम है, यहाँ गोसाई धाम ग्लेशियर है, यहाँ से 7 धाराएं निकलती हैं, 7 स्ट्रीम निकलती हैं। तो 3 धाराएं इंडिया में आती हैं, इसमें से कौन सी? एक तो सन है, एक अरुण है, एक तामूर है। ये तीनों धाराएं आकर के मिलती हैं और ये तीनों धाराएं कंबाइंडली कहलाती हैं कोसी रिवर या सप्तकोशी। ठीक है, ये आगे चलती हैं और बिहार के कुर्सेला में जाकर जो हैं ये अपना जल गंगा में मिला देती हैं। ठीक है, कोसी नदी को ही सप्तकोशी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? महानंदा नदी। ये गोदावरी घाट में जाकर अपना जल गिरा देती है। इसके बाद ये प्रवेश कर जाती है गंगा नदी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से पहले अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में ही जो गंगा का जल है, गंगा का जल थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं गंगा से जो है एक जलधारा बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये है हुगली नदी। ठीक, हुगली नदी किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी गंगा का जल जो है ऑटोमेटिकली आप कहेंगे प्राकृतिक रूप से बाहर आ गया या एक जलधारा के रूप में निकल गया। तो ऐसे इनको हम बोल रहे थे ट्रिब्यूटरी, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। अब इनको हम फैक्ट के रूप में चेक करते हैं। तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अभी हम पढ़ेंगे यमुना नदी को। हमने मैप पर देखा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यमुना की, अब हम यहीं पर रुक करके इसको यमुना की भी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं जो अभी हमने मैप पर देखी। एक तो चंबल नदी है, चंबल नदी जनापाओ की पहाड़ी से निकलती है, एमपी इंदौर से निकलती है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फ्लो होती है। बेतवा नदी रायसीन जो जिला है एमपी का, वहाँ से निकलती है, विंध्य की पहाड़ी से। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये क्या होती है? फ्लो होती है। और ये यूपी के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। केन पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी से निकलती, केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है, यूपी के बांदा में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो वो हो गई हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी। हम बात करेंगे रामगंगा नदी की, फिर से आ जाते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी पर। तो गढ़वाल से निकलती है, उत्तराखंड में उद्गम है उसका, बिजनौर में जाकर उत्तर प्रदेश में है बिजनौर, इसमें गंगा में अपना जल ऐड कर देती है। गोमती नदी पीलीभीत की फुलर लेक से निकलती, गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में अपना जल मिला देती है। घाघरा नदी का उद्गम नेपाल से है, जो छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से है और ये सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की बात करें तो नेपाल से इसका उद्गम है और कुर्सेला बिहार में गंगा में मिल जा रही है। अंत में है महानंदा नदी, दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से निकलती है, पश्चिम बंगाल में गोदावरी घाट में ही गंगा में मिल जाती है। तो ये था गंगा रिवर सिस्टम। इसके अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम और प्रायद्वीपीय नदियों को। ठीक है, अगली क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए वीडियोस वगैरह भी इतने फ्रीक्वेंट नहीं आ पा रहे हैं। किसी दिन 2 वीडियोस भी अपलोड करते हैं तो उनको भी आप लोग नहीं देखते हैं, तो उसमें बहुत वेट करना पड़ता है कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसलिए बहुत स्लो प्रोसेस होता चला जाता है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही सारी चीज़ें हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।